क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3। अब हम लोग 3 को और विस्तार से जानेंगे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा पृथ्वी की संतान, जो एक आर्टिकल था लेखक के द्वारा लिखा हुआ, और उस आर्टिकल में जो पर्यावरण संबंधी समस्याओं का वर्णन था और थोड़ा बहुत दिशा ज्ञान ये कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। चैप्टर 3 में आइए। चैप्टर 3 में है कि जाति और धर्म की शुरुआत, एक शीर्षक के अंतर्गत ये जो आपके बुक में है चैप्टर 3 के अंतर्गत, ये एक पत्र है जो एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को लिखा जाता था। तो ये पिता और पुत्री कौन थे वो जान लीजिए। ये पिता थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पुत्री थी इंदिरा गांधी। ये जब जेल में थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, और उस समय बहुत सारे पत्र अपने पुत्री इंदिरा जी को लिखा करते थे। और इसी संदर्भ में एक पत्र का अंश आपके इस पाठ्य पुस्तक में अध्याय तीसरे चैप्टर के अंतर्गत रखी गई है। तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी कहा जाता है, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ, और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो है भारत एक खोज, और अंग्रेजी में भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी वगैरह, और भी कई पुस्तकें हैं जिनका जिक्र शायद इसमें नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस चैप्टर के बारे में आइए कि वो कैसे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को अनेक पत्र लिखे थे, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। तो प्रस्तुत है इस पत्र संकलन से, इस लेटर कलेक्शन से, पत्र के संकलन से एक पत्र आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 3 के तौर पर, उसमें जो विषय रखा गया वो था जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे लोग जातिगत बने, कैसे धर्म बना। तो आइए इसको थोड़ा सा कंटेंट जाने की। प्रिय इंदिरा, शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो बहुत जानवरों से मिलता जुलता था, बहुत कुछ उनकी जो शक्लें थी जानवरों से मिलती जुलती थी। तो धीरे धीरे हजारों वर्षों से उन्होंने तरक्की की और पहले से ज़्यादा होशियार हो गया। पहले यह अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, ये एक संभावना है। पहले वो अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ होगा कि आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज़्यादा अकल की बात है। गिरोह का मतलब ग्रुप, समूह, अकल की बात मतलब अच्छी बात है, समझदारी की बात है। तो गिरोह में रहना ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा अकल की बात है, और उसमें जान जाने का डर भी नहीं है। ग्रुप में रहने का फायदा ये होता है कि एक दूसरे के लोग सहायता करते हैं, एक दूसरे के लोग बात मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक ग्रुप हो जाता है, एक समूह हो जाता है। इसी समूह को गिरोह कहा गया। यहाँ पे जाने का डर भी कम होता है, एक साथ रहकर वे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और गिरोह में जो लोग यानी कि समूह में लोग जो रहते हैं वो आपस में स्ट्रांग हो जाते हैं, एक दूसरे के विचारों से मेल खाते हुए वो क्या होता है कि एक मजबूत समूह बन जाता है, एक मजबूत एक श्रेणी बन जाता है, और वे जानवरों तथा दूसरे आदमियों के हमलों का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते थे। और ग्रुप बन जाने के बाद, समूह बन जाने के बाद, कोई समस्या अगर उनके सामने आन पड़ती है तो सभी लोग उनकी समस्याओं का सामना अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक कि भेड़, बकरियां, गाय, हिरण, जो भी जानवर हैं वो भी अपने ग्रुप में ही रहा करते हैं। जब झुंड सोता है तो उसमें एक जागता है और उनका पहरा देता है। तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानियां तो पढ़ी होगी। रूस में जाड़े के दिनों में वे झुंड बना के चलते हैं। जब उन्हें
भूख लगती है तो आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक भेड़िया आदमी पर कभी हमला नहीं करता है, लेकिन उसका झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि वो कई आदमियों पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि एकता में ही बल होता है ना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जहाँ यूनिटी होगी, जहाँ संघ होगा, जहाँ एसोसिएशन हुआ, जहाँ एक दूसरे का कोऑपरेशन होगा, तो उस हिसाब में उस संदर्भ में जो व्यक्ति अपने गिरोह के साथ, अपने दल बल के साथ मजबूत हो जाता है और बड़े से बड़े समस्याओं का वो सामना बड़े आसानी से कर देता है। तो तब आदमियों को जान लेकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में वो दौड़ जाती है। इस तरह से पुराने ज़माने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वो था कि झुंड में रहना। सबसे पहला विकास लोगों में वहीं से हुआ, वो झुंड में रहना, एक गिरोह में रहना, एक समूह में रहना, ग्रुप में रहना। इस तरह जातियों की बुनियाद पड़ी, नींव पड़ी। अब जो एक ग्रुप में रहते तो उनका एक नाम हो जाता था। नाम कैसे होता था? उनके काम के ऊपर नाम होता था। तो जिस प्रकार से वो लोग काम करते थे तो काम के अनुसार उनका जो नाम हो जाता था, तो उस ग्रुप का वही नाम हो जाता था, उस ग्रुप को उसी नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे वो ग्रुप जो बढ़ता समुदाय का रूप लिया, और समुदाय में वो शब्द जो है, जो नाम जिसके लिए बोला हमने, वो शब्द जाति का शब्द आ गया। तो इस प्रकार से जातियों की बुनियाद पड़ी, मतलब जाति की नींव पड़ी, फाउंडेशन ऑफ द कास्टिज्म। वे साथ साथ काम करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल करता था, तब अपना ख्याल करता था। ये समूह में ऐसे होता है, ग्रुप में ऐसे होता है कि पहले लोग दूसरे का ख्याल करें। जब तक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तब तक अपना ख्याल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे का ख्याल करते हैं तो कोई आपका भी ख्याल करेगा। तो ये एक समुदाय, ये एक ग्रुप का रेगुलेशन हो जाता था, नियमावली हो जाता था, नियम हो जाता था। अगर जाति पर कोई संकट आता तो हर आदमी जाति की तरफ से लड़ता था। अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था। ये एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक समूह के भीतर होता था कि एक दूसरे की मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो आप ग्रुप से बाहर जा सकते हैं। ये प्राचीन काल में मनुष्य की तरक्की का सबसे पहला रास्ता झुंड में रहना, समूह में रहना हुआ। अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहें तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ बात आई कायदे की। कायदे का मतलब नियम, रेगुलेशन, रूल। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से काम करे तो वो जाति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। यहाँ जाति का मतलब कई बृहद रूप में ले सकते हैं। कोई संस्था भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एक ग्रुप हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है ना, कोई संघ हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है। तो अगर वो संगठन के बातों का ख्याल ना करे तो अपनी अपनी मर्जी से एक संगठन नहीं चल सकती है, एक संगठन नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर वो जाति का ख्याल, संगठन का ख्याल करता है। इसलिए किसी एक को उसका सरदार बनना पड़ता है, कि चूंकि अगर एक व्यक्ति उस समूह का कोई सरदार बनता है तो समूह के अंदर, तो ग्रुप के अंदर, तो संगठन के अंदर जो नियम बने कि एक नियम पर सबका पालन करना होगा, वो नियम को संचालन करने के लिए, उस नियम को लागू करने के लिए सख्ती से एक व्यक्ति को सरदार घोषित किया जाता है। झुंड, जानवरों के झुंड में भी सरदार होते हैं। आप हाथियों का झुंड देख लीजिए, भेड़ियों का झुंड देख लीजिए, एक जानवर आगे चलेगा। तो जानवरों के झुंड में भी तो सरदार होते हैं। तो जातियों में भी वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था। इसलिए उस जमाने में लड़ाई करनी पड़ती थी सरदार बनने के लिए। चुनाव नाव का कोई मतलब नहीं होता था पहले, जो जीता वही सिकंदर। तो
लड़ने के लिए लड़ाई कर करके सरदार वाले पोस्ट को, सरदार वाले पद को हासिल करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाति तो नष्ट हो जाएगी। अगर संगठन के एक ही लोग, एक ही संगठन के कई लोग आपस में लड़ने लगे कि मैं सरदार बनूंगा, मैं सरदार बनूंगा, फिर तो संगठन चला गया, संगठन रह गया, फिर बेकार हो गया। तो इसलिए सरदार देखता रहता था कि आपस में लोग ना लड़े। जो सरदार चुने जाते थे वो संगठन में शांति का, संगठन में मजबूती का, संगठन में नियमावली का पूरा ख्याल रखते थे, पूरा ध्यान रखते थे। हाँ, एक जाति दूसरी जाति से लड़ सकती थी। अब यहाँ दूसरी जाति का मतलब कि दूसरे समूह से, हर एक लोग जो अपने अपने समूह में लोग रहना शुरू किए, सबने अपने अपने समूह को एक नाम दिया, वही नाम आगे चल के जाति का रूप कहलाया। ये तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब ये हर एक आदमी अकेला ही रहता था। पहले क्या था, जब आरंभ में मनुष्य क्या था, अकेला रहा करता था। उस अकेले रहने से अच्छा मनुष्य जो है, लोग जो हैं वो एक झुंड में रहना शुरू किए। तो उससे दो चीज़ के फायदे हुए। पहला फायदा कि झुंड में रहने से एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरा फायदा मजबूती आना, तीसरा फायदा कि एक नियमावली के तहत, एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत उस संगठन को, उस ग्रुप को, उस समुदाय को आगे ले चलना, आगे बढ़ाना। शुरू की जातियां बड़े बड़े परिवारों की तरह नहीं रही होगी। अभी जैसे बहुत सारे परिवार, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, तो बड़े बड़े परिवारों की तरह शुरू की जातियां नहीं थी। बंद करती है क्या? अच्छा, उनके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार रहे होंगे। जो परिवार में बढ़े, जातियां भी बढ़ी। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, जातियां बढ़ती गई। तो जैसे जैसे जातियां बढ़ी, जैसे जैसे लोग बढ़े, वैसे वैसे जातियां बढ़नी शुरू हुई। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग हो जाने पर वो ग्रुप फिर दूसरे ग्रुप बना, उसमें से कुछ लोग फिर दूसरे ग्रुप बना। इस तरीके से परिवार में कई लोग अलग अलग होते गए। तो एक ही तरह की जातियां या अलग अलग जातियां फिर बननी शुरू हो गई। उस जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातियां बनने से पहले जीवन बहुत कठिन था। न उसके पास रहने को घर थे, न उसके पास पहनने को कपड़े थे। हाँ, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती थी, उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा। इसके लिए भी अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे। ये उस समय के लोगों का जीवन था। या तो शिकार करो या तो जंगली फल खाओ, इसके लिए भी संघर्ष करो। यहाँ नहीं है वहाँ जाओ, वहाँ नहीं है वहाँ जाओ। उर्दू में एक शब्द है खाना बदोश, यायावर, चलते रहना। आज इधर इस स्थान पे, फिर अन्य जगह पे, फिर अन्य जगह पे, फिर अन्य जगह पे। ये खाना बदोश की जिंदगी थी। और अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल चुनिए, जंगली फल जमा कीजिए। उससे अपने चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे उस समय को, वो मेरा फल है, उससे मैं छीनूं, वो कहेगा नहीं वो मैं छीनूं। इस तरह से एक अजीब प्रकार का माहौल उस समय बना हुआ होगा, एक अजीब प्रकार की होगी। प्रकृति भी उसे दुश्मन मालूम पड़ती होगी। उस समय के मानवों को जो प्रकृति, जो ये वातावरण, वो भी दुश्मन ही मालूम पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ओले पड़े, कहीं बर्फबारी होने लगे, कहीं भूचाल आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, तो ये सब जो प्राकृतिक दशा थी उनसे तो वो अनभिज्ञ थे। प्राकृतिक दशा के बारे में वो जानते भी नहीं थे कि ये प्राकृतिक दशा होती है। तो ये जो है समझते थे कि पृथ्वी हमसे दुश्मनी निकाल रही है ना। तो हर चीज से वो डरता है, इसलिए कि वो इस बात को नहीं समझता था। भूकंप से, बाढ़ से, पानी से, बारिश से, सबसे डरता था। बिजली चमके तो डर जाता था, डरता होगा ऐसा अनुमान किया गया अपने पत्र में। अगर ओले गिरते तो समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ है और उसको निशाना मार रहा है। ये उनके समझदारी थी उस समय, क्योंकि पढ़े जानकारी थी नहीं, ना प्रकृति के बारे में जानते थे।
वो डर जाता था और उस बादल में बैठे आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता था। जो उस पर ओले, पानी और बर्फ गिरा रहा था, लेकिन उसे खुश करे तो कैसे करे? वो तो कोई समझदार था नहीं, ना ही होशियार भी नहीं था। उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी तरह ही है, बादलों का देवता हमारी तरह ही होगा और खाने की चीज़ें पसंद करता हो। ये उसकी सोच हो सकती है, होगी, इसलिए वो कुछ मांस रख देता होगा या जानवरों को कुर्बानी दे करके छोड़ देता होगा कि देवता आवे और खा ले। वो सोचता था इस उपाय से ओला, पानी, बारिश, बाढ़ सब बंद हो जाएगा। मुझे तो ये पागलपन महसूस होता है, इस प्रकार की जो बातें हुआ करती थी पहले, क्योंकि हम वर्षा, ओले, बर्फ गिरने का कारण जानते हैं क्योंकि हम समझदार हैं। लेकिन वो मानव उस समय, आदि मानव जिसको कहते हैं, जिस समय वो नहीं जानते थे। जानवरों को मारने से उनका कोई संबंध नहीं है, इससे उनको नहीं पता था। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं इस समाज में जो इतने नासमझ हैं, अभी तक वही काम करते हैं। पुराने ज़माने में आदमी हर चीज़ से डरता था। पुराने ज़माने में आदमी हर चीज़ से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबत लाने वाले कोई देवता ही है। ऐसा सोचा करता था वो कि उनके पास जो मुसीबतें आ रही हैं वो किसी न किसी देवता का प्रकोप है, जो उनसे क्रोधित हो चुके हैं, जो उनसे ईर्ष्यालु हो चुके हैं। उन्हें वो फर्जी देवता मानते थे। जंगल, नदी, पहाड़, बादल सभी जगह नजर आते थे। ऐसा लगता था कि कोई उस पर क्रोधित है, कोई इस पर जबरदस्ती कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को लेना चाह रहा है। देवता को वह दयालु नहीं मानता था, वो नेक नहीं मानता था। उसके ख्याल में वो बहुत ही क्रोधित किस्म के दयालु ईश्वर हुआ करते थे। वो लोग ये सोचा करते थे कि भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, बात बात में झल्ला जाते हैं, क्योंकि वे उनके गुस्से से डरते थे। जब भी कोई बड़ी आफत आती थी, जैसे भूचाल हो, बाढ़ हो, महामारी हो, जिसमें बहुत से लोग मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे, सोचते थे कि देवता नाराज हो गए हैं। उन्हें खुश करने के लिए बलिदान देना शुरू कर देते थे, एक दूसरे का बलिदान देना शुरू कर देते थे, यहाँ तक कि अपने ही बच्चे को मार दे कि देवताओं पर चढ़ा देते थे। ये बहुत भयानक दृश्य हो सकती है, ये बहुत भयानक बात मालूम होती है। लेकिन डरा हुआ व्यक्ति जो कुछ ना कर सके, थोड़ा है, डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर किसी चीज़ से डर जाए व्यक्ति करके बहुत कुछ भी कर सकता है डरा हुआ व्यक्ति। ये उस समय की मनोदशा को जवाहरलाल नेहरू जी अपने पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को बता रहे हैं। तो इस तरह से फिर धर्म की शुरुआत हुई। इसलिए धर्म या मजहब पहले डर के रूप में आया, और जो बात डर से की जाए वो तो बुरी बात है। तुम्हें मालूम है कि धर्म हमें बहुत सी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के धर्मों का हाल पढ़ोगी, तुम्हें मालूम होगा कि धर्म के नाम पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या बुरी चीज़ें बात कही गई हैं। यहाँ हमें सिर्फ यह देखना है कि धर्म का ख्याल कैसे पैदा हुआ, उस समय के मानवों में धर्म की सोच कैसे आई, धर्म कैसे उत्पन्न हुआ उसके मानसिक स्थिति में, और वो कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा। लेकिन चाहे वह जिस तरह बढ़ा हो, हम आज भी लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, उनका सिर फोड़ते हुए देखते हैं, दिखाते हैं। बहुत से आदमियों के लिए ये धर्म आज भी उसी प्रकार से डरावनी चीज़ें हैं। शुरू में आदमी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसे रोज़ अपना खाना तलाश करना पड़ता था शुरू में, जब वो झुंड में नहीं रहता था, नहीं तो भूखों मर जाता। झुंड में रहने के बावजूद भी उन्हें कई दिनों तक कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। उन दिनों अगर कोई भोजन की तलाश के लिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं गया तो वो बेचारा भूख से ही तड़प के मर जाता था, क्योंकि न तो भोजन रखने का कोई जगह था। सिर्फ आप लोग जानते ही हैं महान आदि मानव किस प्रकार से रहा करते थे, पेड़ों की कंदराओं में, पेड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में, इस तरह से। और वो लोग जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। अब क्या है कि ऐसा भी कोई नहीं कर सकता था कि एक दिन बहुत सारा खाना खा ले और बहुत दिन तक आराम से रहे। ये भी संभव नहीं है। एक दिन बहुत सारा खाना खा ले और कई दिन तक रहे। ऊँट तो है नहीं कि कई महीनों तक बिना पानी के रह सकता है।
तो जब जातियां बन गई तो आदमी को बहुत सुविधा हो गई। कुछ सुविधा हुई कि एक जाति के आदमी मिलकर उनसे ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे ताकि वो लोग अलग अलग करके बांट सके। तुम जानती हो इंदिरा कि मिलकर काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने से मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर पाते। साथ मिलकर काम करने का सबसे यही एक फ़ायदा है कि जो हम नहीं कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। जिस काम को हमें करने में बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और साथ रह करके, झुंड में रह करके अगर काम के सहयोग से, अगर एक दूसरे के सहयोग से उस काम को किया जाए तो वो काम आसानी से पूर्ण हो सकता है, वो काम आसानी से कंप्लीट हो सकता है। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा ले सकते हैं। दूसरी तरक्की उस जमाने में हुई कि वो खेती थी। अभी तक हमने देखा कि झुंड में रहने के बावजूद भी भोजन की तरह से इधर उधर भटकना है ना, एक झुंड का नाम जो कोई जाति हो रही, तो इस हिसाब से अब उसके बाद जो तरक्की हुई उस समय लोगों में वो थी खेती। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया था। मेरा मतलब ये नहीं है कि चींटियां बीज बोती होंगी, हल चलाती होंगी या खेती करती होंगी, मगर वे कुछ इस तरह से बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हो और बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती है, इससे वह पेड़ ज़्यादा फलता फूलता है और बढ़ता है। शायद किसी ज़माने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती थी। तब उन्हें यह समझ कहाँ थी कि खेती क्या चीज़ होती है। जैसे सपोज कि मतलब आदि मानव क्या करते थे, जैसे कोई जंगली फल खाते थे, फल का जो बीज होता था वो फेंक देते थे, बाद में उससे फिर पौधा हो जाता था, वो पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता था, फिर उसमें फल होते थे। फिर जो कहीं और से भटकता हुआ कोई आदि मानव आता था तो उस जगह फिर वो फल पाता था, फिर वो फल खाता था, फिर उसके बीज कहीं फेंक देते थे, वो फिर उससे फल होता था। इस तरह से शायद ये उनके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि ये पौधे उगते कैसे। शायद किसी ज़माने में आदमी ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती हैं। तब उन्हें यह समझ कहाँ थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके जानने में उसे एक युग बीत गया होगा। तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि ये बीज कैसे एक पेड़ बन जाता है, कैसे बोया जाता है। खेती शुरू होने पर खाना मिलना तो आसान हो गया। अब आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। पहले या तो जंगली फल खाइए या तो जानवरों का कच्चा मांस खाइए। तो अब जो है उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इस ज़मीन से एक बड़ा बदलाव हुआ। खेती के पहले हर आदमी शिकारी था, शिकार ही उसका एकमात्र काम था। औरतें शायद अब बच्चों की देखरेख करती होंगी, फल बटोरती होंगी, लेकिन जब खेती शुरू हुई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था, शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल भी करनी पड़ती थी, क्योंकि गाय बैलों के माध्यम से वो लोग सिंचाई हल जोतने का काम किसी तरह से, हल तो उस समय तो लकड़ी से बनाया गया था जिससे मिट्टी को खोद सके। औरतें शायद गाँव की देखभाल करती थी और उनको दोहती थी। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का काम करने लगे। आज तुम्हें दुनिया में हर आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट, ये संकल्पना वहीं से आदि मानव से बढ़ते बढ़ते आज हम लोग इस महामानव के विकास में हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर है, कोई बढ़ई है, कोई लुहार है, कोई घरों को बनाने वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई मोची है, दर्जी है, आदि आदि आदि। हर एक आदमी का अपना अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। जो दर्जी है वो राजमिस्त्री के बारे में कुछ नहीं जानता है कि कैसे बालू सीमेंट का घोल बनता है। जो राजमिस्त्री है वो बढ़ई मिस्त्री के बारे में कुछ नहीं जानता है कि कितने लकड़ी वकड़ी का काम हो सकता है। बहुत से काम वह इतनी अच्छी तरीके से पूरी नहीं कर सकता। तो इस तरह से धर्म, इस तरह से जाति, समूह, खेती, सहयोग, काम में सहयोग, इस तरह से कई चीज़ों को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
अपने इस अंश को, है ना, अपने पुत्री के नाम लिखा इस पत्र को, जो अभी हम लोगों ने चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा। अब आइए इसके अभ्यास, इसके प्रश्न उत्तर के ओर हम लोग चलते हैं। तो अभी चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और आइए हम लोग इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके बुक में ये प्रश्न अंक नंबर के क्रम में है। पहला है उसके ये MCQ है, सही गलत है वगैरह वगैरह। तो ये अंक नंबर के क्रम में है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है कि उस ज़माने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातिया बनने से पहले। यहाँ तक जो है पैराग्राफ शुरू होते होते ये था कि ना तो होशियार था, कोई देवता बादल में बैठा हुआ है, उस पर निशाना मार रहा है, वह डर जाता था। बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता था, जो उस पर ओले, पानी और बर्फ़ गिरा रहा था, लेकिन उसे खुश करने के लिए करे तो कैसे करे। तो ना तो बहुत होशियार था, ना तो बहुत समझदार था। यहाँ तक का एक सेंटेंस है, पैराग्राफ है। आपको उस पैराग्राफ के यानी कि गद्यांश को मान के चले, है ना, पत्रांश। तो ये गद्यांश दिया हुआ, उस पर 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आदमी का जीवन बहुत कठिन कब रहा होगा। दूसरा प्रश्न है आदमी को कौन कौन दुश्मन नजर आता था। तीसरा प्रश्न है जब ओले गिरते थे तो आदमी क्या समझता था। और चौथा प्रश्न है आदमी ओले, पानी और बर्फ से डरकर क्या करता था। तो ये चारों का आंसर हमने क्रम वाइज लिखा हुआ है, लिख दिया है। आप इसे देखेंगे और इसे अपने फेयर कॉपी में स्टार्ट करेंगे लिखना। पहला आंसर है कि आदमी का जीवन तब कठिन रहा होगा जब उसके पास ना घर ना कपड़े थे। ना घर और ना कपड़े थे, लिखिए यहाँ पर, और ना घर और ना कपड़े थे। प्रकृति के सभी परिवर्तनों को भयपूर्वक सहना पड़ता था। उस समय जीवन उसका बहुत कठिन रहा होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आदमी को कौन कौन दुश्मन नजर आता था। तो प्रकृति में घटने वाले क्रियाकलापों जैसे वर्षा, ओले, बर्फबारी आदि मानवों को दुश्मन नजर आता था। ठीक है। जब ओले गिरते थे तो आदमी क्या समझता था। जब ओले गिरते थे तो उन्हें लगता था कि यहाँ था लगा दीजिएगा, उन्हें लगता था कि बादल में बैठा कोई देवता उन पर निशाना मार रहा हो। और अंतिम प्रश्न है इसका कि आदमी ओले, पानी और बर्फ से डरकर क्या करता था। तो आदमी ओले, पानी और बर्फ से डरकर देवता को खुश करने के ख्याल से कभी मांस रखता, कभी शिकार कर यूं ही छोड़ देता था। कभी मांस रखता या कभी शिकार कर यूं ही छोड़ देता था। ये अंक नंबर के 4 प्रश्न हुए। अब हम 4 नंबर के जो प्रश्न हैं, मतलब लिखित प्रश्न है, जिसे आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ये जो आंसर लिखा हुआ है ये एक फॉर्मेट है। आपको हमने आंसर का तरीका बताया। आप आंसर को अपने भी भाषा में चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ, इस बार भी कहूँगा, शर्त यही है कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब क्रिया, विभक्ति, कारक, कर्ता, कर्म, ये सब का जो सही प्रयोग है। और दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो आप इसे देख लेंगे। और अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न का क्रम है।
ये पहले प्रश्न का उत्तर है। एक फॉर्मेट है, आपके सामने उत्तर आंसर रखा हुआ है, आप इसे अपने भी शब्द में लिख सकते हैं। बस शर्त वही है, मैं बार बार हमेशा हर बार एक ही बात दोहराऊंगा कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, विभक्ति हो, कारक हो, क्रिया हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, है ना, जिसमें भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना, पंक्चुएशन हो, कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ये सब, इन सबों का ध्यान रखते हुए वाक्य संरचना, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं वो, और स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग और सही स्पेलिंग के साथ साथ सुंदर राइटिंग, ये आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि शुरू में आदमी प्रकृति को दुश्मन क्यों समझता था? शुरू में आदमी प्रकृति को दुश्मन क्यों समझता था? उत्तर यह लिखा हुआ है, शुरू में आदमी खानाबदोश घूमता फिरता शिकार या जंगली फल प्राप्त करता था। शुरू में आदमी खानाबदोश घूमता फिरता शिकार या जंगली फल प्राप्त करता था, जिसके लिए उन्हें लड़ना भी पड़ता होगा। उस पर वर्षा, ओले, बर्फबारी, आंधी और तूफान जैसे प्राकृतिक घटनाओं को डरते डरते सहना पड़ता था, जिसके कारण वह प्रकृति को दुश्मन समझता था। ये जानता था कि ये उनके मन में ये बैठा हुआ था कि ये जो आंधियाँ चल रही हैं, ये जो तूफान आ रहा है, ये जो बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं कोई देवता उस पर नाराज़ हैं, दुश्मन उनको ऐसा लगता था कि जीवन को व्यवधान पैदा करता। तो उसे घूमने फिरने में या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाता था उसमें उसको व्यवधान होता था, जिसके कारण उस दिन उसको भोजन नहीं मिल पाता था, या जो भी फल फूल होता था उसको वो लेकर के रहना पड़ जाता था। इस तरह से जो जीवन कठिन था, है ना, इसलिए पृथ्वी उसको जो है वो दुश्मन महसूस करती। तो ये प्रश्न का उत्तर है। अभी 3 प्रश्न और हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुरू में आदमी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करता था? शुरू में आदमी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करता था? शुरू में आदमी देवताओं को प्रसन्न करने के ख्याल से जानवरों के मांस या कभी शिकार कर यूं ही छोड़ देता था। बाद में गिरोह यानी झुंड के लोगों की बलि देना भी आरंभ कर दिए। नंबर 3 क्वेश्चन, आदमी ने झुंड में रहना क्यों शुरू किया? आदमी ने झुंड में रहना क्यों शुरू किया? तो झुंड में रहने से जान जाने का खतरा कम होता है, वे मजबूत हो जाते हैं, जानवरों या अन्य गिरोहों के लोगों के द्वारा हमले होने पर मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए आदमी ने झुंड में रहना शुरू किया। ठीक, ये 2 प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4, जातियों की बुनियाद कैसे पड़ी होगी? लोगों के द्वारा झुंड बनाकर रहने से ही जातियों की बुनियाद पड़ी होगी। काम बांटने, काम के बंटवारे से क्या लाभ होता है? काम बांटने अथवा सहयोग से ऐसे बहुत से कार्यों में सहायता मिल जाती है जिसे अकेले नहीं किया जा सकता है। कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। ये काम के बंटवारे से लाभ होता है। जातियां बनने से आदमी को क्या सुविधा हुई? जातियां बनने से लोग एक दूसरे की मदद करने लगे,
झुंड में मुश्किलों का सामना एक साथ करते, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, साथ करते और यहाँ और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ये प्रश्न है। एक प्रश्न और है, जो इसे कुछ क्षण के लिए मैं छोड़ देता हूं बोर्ड पे। चलिए, एक प्रश्न और है जो मैं ये 4 नंबर का मिटा करके सामने ही लिख देता हूं ना। 7 नंबर प्रश्न ये है कि खेती से क्या क्या लाभ हुए। खेती से फसल होने शुरू हुए, जिससे भोजन के लिए इधर उधर भटकना बंद हुआ। जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। खानाबदोश से स्थायी होने लगे। खेती, पशुपालन, जीवन के मुख्य अंग हो गए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। 3 चैप्टर, सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए। क्वेश्चन के आंसर के प्रारूप भी आपको हमने दे दिया। अब ये आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे हैंड राइटिंग में और सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है ना, और वेल करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के साथ आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ये कुछ क्षण के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे देख लें। और जहाँ कुछ समझ में नहीं आवे, कमेंट बॉक्स पे आप अपनी समस्या को लिखें और भरसक पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान मैं आपके बॉक्स में डालूं। किताबों की दुकान खुल गई है, आप अपने अपने किताब ले लें।
ताकि आपको स्वाध्याय करने में, सेल्फ स्टडी करने में आपको बहुत बड़ा योगदान मिलेगा किताब का, और आपका जो खाली समय है वो किताबों के साथ गुजरेगा, क्योंकि किताब से बड़ा, पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। ज्ञान का तो भंडार है ही। तो आज चैप्टर 3 में यही था। थैंक यू।